माँ जल्दी करो। त्रिसा ने अपना हेलमेट उतारते हुए कहा। जितना ज्यादा लेट होगा हॉस्पिटल में उतनी ही भीड़ बढ़ जाएगी। फिर मैं भी अपने कॉलेज जाने में लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा आ रही हूँ, बस 1 मिनट। और ये कहते हुए नेहा जल्दी जल्दी त्रिसा के पास आकर खड़ी हो गई। तब तक त्रिसा हेलमेट लगाकर स्कूटी पर बैठ चुकी थी। उसकी नजर अपनी माँ की तरफ ही थी। अचानक उसने अपनी माँ को देखा और कहा, ये क्या माँ, ऐसे चलोगी तुम? मतलब? नेहा ने एक बार खुद का निरीक्षण किया। क्यों, क्या हुआ? मेरी ड्रेस सही नहीं है क्या? अरे मेरा मतलब खुले चेहरे से था माँ। कोरोना फिर से बढ़ रहा है। ऐसे बिना चेहरा कवर किए जाना खतरनाक हो सकता है। फिर आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और वहाँ हॉस्पिटल में भीड़ भी होगी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। नेहा ने अपने सिर पर हल्की थपकी देते हुए कहा और अपने पर्स में से मास्क निकालकर अपने मुंह पर लगा लिया। उसके बाद वह त्रिसा के स्कूटी के पीछे बैठ गई। त्रिसा अपने ख्यालों में खोई हुई स्कूटी चलाती चली जा रही थी। अचानक उसे ध्यान आया कि अरे मुझे कोचिंग भी तो जाना है। उसने अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ सुनो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने के बाद निकल जाऊंगी क्योंकि मुझे कोचिंग भी जाना है। तुम अकेले घर आ सकती हो ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम बस मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, मैं किसी दूसरे साधन से घर आ जाऊंगी। नेहा ने त्रिसा को आश्वस्त करते हुए कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से त्रिसा की पढ़ाई डिस्टर्ब हो। त्रिसा जब तक अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में काफी भीड़ हो चुकी थी। वह अपनी माँ को गेट पर छोड़ने के बाद मुड़ने ही वाली थी कि उसने देखा माँ थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी। वह स्कूटी स्टार्ट करते हुए रुक गई और फिर स्कूटी बंद करके वापस आई और अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, आज घुटनों में थोड़ा ज्यादा दर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही डॉक्टर को दिखा लूंगी, तुम जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। त्रिसा ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और फिर पर्ची काउंटर की तरफ। काउंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। भीड़ देखकर त्रिसा परेशान हो गई और सोचने लगी, इतनी भीड़ में माँ कितनी देर तक काउंटर पर खड़ी होकर नंबर लगाएगी। ये सोचते हुए उसने कहा, अच्छा माँ चलो, तुम चलकर बैठो, मैं नंबर लगवा देती हूँ तुम्हारा। और ये कहती हुई त्रिसा काउंटर की तरफ जाकर लाइन में खड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह उनके बोलने से पहले ही निकल गई। वह बार बार बेचैनी से खिड़की की तरफ देख रही थी। उसके आगे करीब 10 लोग खड़े थे और बेचैनी सबके चेहरे पर झलक रही थी। फिर वह वहीं खड़े खड़े सोचने लगी, कितनी अजीब बात है, लोग दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, फिर भी काउंटर पर खड़े होकर पर्ची बनवाना मजबूरी है। क्या करें, हमारे देश में डॉक्टरों की कमी भी तो है। इतने कम डॉक्टर हैं कि भीड़ लगना स्वाभाविक ही है। फिर ये तो एक मेडिकल कॉलेज था जहाँ डॉक्टर की फीस भी कम लगती थी, तो यहाँ भीड़ लगना स्वाभाविक ही था। तरसा की माँ को 2 साल से घुटने में दर्द था। उन्होंने बहुत जगह इलाज करा लिया था, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। उनकी एक परिचित ने इसी मेडिकल कॉलेज से अपने घुटनों का इलाज कराया था और उन्होंने ही त्रसा की माँ को इस जगह का पता बताया था। लेकिन उसकी माँ अकेले आने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने त्रसा से हॉस्पिटल छोड़ने की बात कही थी। त्रसा भी अपनी माँ की परेशानी को लेकर बहुत परेशान थी और वह चाहती थी कि कैसे भी उसकी माँ के घुटने सही हो जाएं और वह आराम से चल फिर सके। इसलिए वह अपनी माँ के साथ आने को सहर्ष तैयार हो गई। लेकिन बस एक परेशानी थी कि हॉस्पिटल का टाइम और त्रसा के कॉलेज का टाइम दोनों एक ही था, इसलिए वह थोड़ा परेशान थी। त्रसा ने बेचैनी से इधर उधर देखा, फिर उसने अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखा। अभी 10 बजने में 30 मिनट बाकी थे। त्रसा मन ही मन सोच रही थी कि अगर उसका जल्दी से नंबर आ जाए तो वह 10 मिनट में तो अपने कॉलेज पहुंच ही जाएगी। लेकिन करीब आधे घंटे के बाद उसका नंबर आया। उसने जल्दी से अपनी माँ के नंबर का पर्चा बनवाया और बिल का भुगतान करके पर्चा लेकर अपनी माँ के पास आई और उसे पर्चा देते हुए बोली, चलो माँ, तुम्हारा रूम नंबर 8 में 10वां नंबर है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के केबिन तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं निकल लूंगी। नेहा उसे मना करती रह गई, लेकिन त्रसा नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी माँ को पकड़कर चलते हुए वो डॉक्टर के केबिन तक आई। हालांकि डॉक्टर के पास भी काफी भीड़ थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ को बैठने के लिए एक चेयर मिल गई। जब उसकी माँ आराम से चेयर पर बैठ गई तो त्रसा ने पर्चा ले जाकर अंदर डॉक्टर के केबिन में जमा कर दिया और फिर बाहर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने तुम्हारा पर्चा सबमिट कर दिया है, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा नंबर आने पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ, कहते हुए नेहा ने हाँ में सिर हिलाया
और हाँ, आराम से जाना। लेट तो हो गई हो, लेकिन इस चक्कर में जल्दीबाजी मत करना और वहां पहुंचकर मुझे एक बार फोन जरूर कर देना। त्रसा हाँ में सिर हिलाती हुई जल्दी जल्दी अपना हेलमेट संभालते हुए बाहर की तरफ निकलने लगी। वह इतनी जल्दीबाजी में थी कि सामने आ रहे शख्स पर उसका ध्यान नहीं गया और वह एक जूनियर डॉक्टर से टकरा गई। टकराने की वजह से उसका हेलमेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस डॉक्टर ने मुड़कर त्रसा की तरफ देखा। त्रसा ने सॉरी बोलते हुए एक बार उस डॉक्टर की तरफ देखा और झुककर जल्दी से अपना हेलमेट उठाया और बाहर निकल गई। त्रसा ने तो उस डॉक्टर को नहीं देखा क्योंकि उसके चेहरे पर भी मास्क था और वह इतनी जल्दी में थी कि उसे उस डॉक्टर को देखने की फुर्सत भी नहीं थी। लेकिन शायद उस डॉक्टर को इतनी जल्दी नहीं थी और वह त्रसा को देखता रह गया। हालांकि त्रसा का भी चेहरा मास्क से ढका हुआ था, पर उसकी खूबसूरत आंखें बहुत कुछ कह देती थीं। त्रसा के एक बार नजर मिलाने से ही वह जूनियर डॉक्टर बिल्कुल उसी जगह पर संज्ञा शून्य हो गया। जब तक वह पलटकर त्रसा से कुछ कहता, त्रसा बहुत आगे निकल चुकी थी। वह वहीं खड़ा त्रसा को जाते हुए देखता रह गया जब तक कि वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। त्रसा तेजी से भागते हुए अपनी स्कूटी के पास आई। उसने स्कूटी स्टार्ट किया और अपने कॉलेज के लिए निकल गई। हे भगवान, आज तो मैं बहुत लेट हो गई, क्या करूं? कॉलेज जाऊं या नहीं? क्योंकि पहली क्लास तो मिस हो ही गई और दूसरे क्लास का टाइम 1 घंटे के बाद का है। फिर क्या करेगी त्रसा? उसने अपने आप से पूछा। ऐसा करती हूँ कि तब तक कॉलेज की लाइब्रेरी में चलकर बैठती हूँ। इसी बहाने 1 घंटा पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। और ये सोचती हुई त्रसा भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए अपने कॉलेज की तरफ बढ़ चली। डॉक्टर साहब, जरा मेरा पर्चा देखिए ना, ये दवाई कहाँ मिलेगी? अचानक एक पेशेंट की आवाज से डॉक्टर हर्ष का ध्यान भंग हुआ। वह अभी तक उस लड़की के ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। चारों तरफ पेशेंट की भीड़ थी। लोग उसके अगल बगल से आ जा रहे थे और वह एक ही जगह पर चुपचाप खड़ा था। उसे अपनी स्थिति पर हंसी आ गई। ये कैसा आकर्षण था जिसने मुझे इतना बेहोश कर दिया? मुझे, डॉक्टर हर्ष को, उसने अपने आप से कहा और अपनी शर्म छुपाने के लिए उस मरीज का पर्चा अपने हाथों में ले लिया। पर्चे पर लिखी दवाइयों को पढ़ने के बाद उसने कहा, ये दवाइयाँ इसी हॉस्पिटल के ऊपर की तरफ बने हुए मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगी। जाओ, जाकर वहां से दवाइयाँ ले लो। वहां उन सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। हर्ष ने बाएं तरफ कोने से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। वह व्यक्ति उसे धन्यवाद देता हुआ आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद हर्ष मुड़ा और डॉक्टर शर्मा के केबिन की तरफ आया। डॉक्टर शर्मा हर्ष के सीनियर डॉक्टर थे और उस कॉलेज के प्रोफेसर भी। गुड मॉर्निंग सर, हर्ष ने उनके केबिन में प्रवेश करते हुए कहा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर शर्मा ने एक बार नजर उठाकर हर्ष की तरफ देखा और फिर किसी मरीज के पर्चे पर दवाई लिखने में व्यस्त हो गए। हर्ष ने एक बार केबिन में देखा। केबिन में उसके अलावा 4 और जूनियर डॉक्टर बैठे हुए थे जो शायद उसी के बैच के थे। उन सब ने एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में गुड मॉर्निंग का इशारा किया और फिर हर्ष भी वहीं एक खाली चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर शर्मा अभी किसी मरीज को देखने में व्यस्त थे। उस मरीज की दवाई लिखने के बाद उन्होंने अपने टेबल पर रखे हुए पर्ची को देखा। उसमें से कुछ पर्चे ऐसे थे जो नए पेशेंट थे। उन्होंने उन पर्चों को एक एक जूनियर डॉक्टर को देते हुए कहा, तुम लोग ये पर्ची ले लो और देखो, इन पेशेंट की सारी डिटेल लिखकर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं दूसरे मरीजों को देखता हूँ। यस सर कहते हुए उन सारे जूनियर डॉक्टर ने अपने हाथ में एक एक पर्चा ले लिया और बाहर आकर अपने अपने पेशेंट का नाम बोलकर उन्हें अपने साथ अपने पास बैठाकर उनका डिटेल लेने लगे। हर्ष ने अपने पर्चे पर लिखे हुए नाम को पुकारा, मिसेज नेहा मालवीय। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, इधर। अचानक नेहा अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और बोला, बैठे रहिए मैम, बैठे रहिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। और ये कहते हुए हर्ष नेहा के पास आ गया। वो नेहा के बगल में खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी बीमारी के बारे में सारी डिटेल लिखने लगा। नेहा ने अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बताया कि उसे घुटनों में कब से परेशानी है और वो पहले कहाँ कहाँ इलाज अपना करा चुकी है। नेहा ने कहा, डॉक्टर साहब, बहुत जगह से निराश होने के बाद इस हॉस्पिटल में आई हूँ। देखिए यहाँ भी दवाइयाँ असर करती हैं या नहीं। घबराइए मत माँ जी, ये होम्योपैथिक हॉस्पिटल है और यहाँ होम्योपैथी सिर्फ असर ही नहीं करती, अपितु बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। कुछ ही महीने में आप अपने पैरों पर दौड़ने लगेंगी। सच डॉक्टर साहब, बिल्कुल सच।
अब तो आप यहाँ इलाज कराने आ ही गई हैं, असर आपको खुद ही दिखने लगेगा। रुकिए, मैं जरा देख कर आऊं, डॉक्टर साहब खाली हो गए हैं कि नहीं, फिर आपको अंदर ले चलता हूँ। और ये कहने के बाद डॉक्टर हर्ष ने डॉक्टर शर्मा के केबिन में आकर देखा। डॉक्टर शर्मा इस समय लगभग खाली ही थे। उसने जल्दी से नेहा को इशारे से अपने पास बुलाया और ले जाकर उसका पर्चा डॉक्टर शर्मा के पास सबमिट कर दिया। हर्ष, तुमने मैडम की सारी डिटेल लिख लिया? यस सर। मैम घुटनों के दर्द से परेशान हैं और कई जगह दिखाने के बाद यहाँ आई हैं। ओके, बैठ जाओ। उन्होंने नेहा को बैठने का इशारा किया और उसके बाद डॉक्टर शर्मा ने नेहा से उसकी बीमारी की सारी जानकारी पूछते हुए उसके लिए दवाइयाँ लिख दी। ये दवाइयाँ आपको 1 हफ्ते तक खानी है और 1 हफ्ते बाद फिर दिखाने आना है। 1 हफ्ते की दवाइयों के असर के बाद मैं आगे की दवाइयाँ दूंगा। ठीक है, डॉक्टर शर्मा ने नेहा से कहा। नेहा डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर हर्ष को शुक्रिया करते हुए बाहर आने के लिए उठ खड़ी हुई कि अचानक उसका पैर जिसमें दर्द था उसका दर्द तेज हो गया। अगर हर्ष ने उस समय नेहा को संभाल ना लिया होता तो शायद नेहा गिर गई होती। हर्ष ने नेहा को संभाल कर खड़ा किया और बोला, आप ठीक तो है ना माँ जी? नेहा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। कोई बात नहीं। क्या आप अकेले आई हैं? नहीं बेटा, हाँ अभी तो अकेली हूँ। अचानक नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा आइए मैं आपको बाहर बैठा देता हूँ। कहते हुए हर्ष नेहा का हाथ पकड़कर बाहर लाया। नेहा ने हॉस्पिटल में चारों तरफ देखते हुए डॉक्टर हर्ष से पूछा, डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी? ये दवाइयाँ तो आपको ऊपर मेडिकल स्टोर से लेनी होगी। ऊपर? अचानक नेहा ने ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हर्ष ने एक बार नेहा की तरफ देखा और वह समझ गया कि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी। वह बोला, माँ जी अपनी पर्ची दीजिए, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, नेहा ने अपनी पर्ची देते हुए कहा। हर्ष नेहा की पर्ची लेकर ऊपर मेडिकल स्टोर में गया और स्टाफ रूम से दवाइयाँ लाकर उसे दे दिया। लीजिए माँ जी, ये सिर्फ 1 हफ्ते की दवा है, अगले हफ्ते आपको फिर आना होगा। ठीक है, और हाँ अगले हफ्ते अगर आना होगा तो किसी के साथ आइएगा। ठीक है बेटा, कहते हुए नेहा ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे कदमों से चलती हुई बाहर आ गई। अगले हफ्ते नेहा फिर अपनी बेटी त्रसा के साथ हॉस्पिटल आई, लेकिन आज वो लोग समय से काफी पहले आ गए थे। हॉस्पिटल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और जल्दी ही उनका नंबर आ गया। त्रसा खुश हो गई कि चलो आज डॉक्टर जल्दी से मम्मी को देख लेंगे तो मैं उन्हें घर छोड़ते हुए अपने कॉलेज निकल जाऊंगी। वो लगभग दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आई और बोली, आओ माँ चलो, तुम्हारा नंबर आ गया है। नंबर आ गया है? इतनी जल्दी? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ माँ, आज बहुत कम भीड़ थी, काउंटर पर भी कोई नहीं था, मुझे सबसे पहला नंबर मिल गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम्हें भी देर नहीं होगी, अब मुझे ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार तो बहुत परेशान हो गई थी। वह तो भला हो उस जूनियर डॉक्टर का जिसने मुझे दिखाया भी और मेरी दवाइयाँ भी लेकर दी। अरे माँ, अब बस भी करो, कितना गुणगान करोगी उस डॉक्टर का? 1 हफ्ते से सुना सुना कर मेरा कान पका दिया है तुमने। अच्छा, कान क्या पका दिया है? जो अच्छा होगा उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, करो तारीफ, मैंने रोका थोड़ी है। इतने दिनों से मैं दिखा रही हूँ, मैं दवाइयाँ लाकर दे रही हूँ और एक बार उसने दिखा दिया तो तुम्हें वही पसंद आ गया। त्रसा मुंह बनाते हुए बोली, अरे माँ सुनो, तुम्हारी पुरानी पर्ची कहाँ है? अरे बेटा, वह तो मैंने तुम्हारे बैग में रख दी थी। बैग में? बैग तो स्कूटी में है। अच्छा माँ, तुम धीरे धीरे चलो, तब तक मैं पुरानी पर्ची लेकर आती हूँ। ये कहते हुए त्रसा आगे बढ़ गई। नेहा अकेले ही डॉक्टर शर्मा के केबिन में चली आई। केबिन में पहले से ही 3-4 जूनियर डॉक्टर भी बैठे हुए थे। उनमें एक डॉक्टर हर्ष भी था। उसने जब एक पेशेंट को अंदर आते देखा तो वह उठ खड़ा हुआ और बाहर निकलने लगा कि अचानक उसकी नजर नेहा पर गई। नेहा को देखते ही उसे याद आ गया कि पिछली बार इसी पेशेंट की जानकारी ली थी। वह रुक गया और बोला, अब दर्द कैसा है माँ जी? नेहा ने भी डॉक्टर हर्ष को पहचान लिया और बोली, अरे बेटा, अब काफी आराम है, आपका दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आप रूटीन से चेकअप कराते रहिए और दवाइयाँ खाते रहिएगा। इतना कहने के बाद हर्ष बाहर निकलने को हुआ कि अचानक उसने देखा उसके सामने वही खूबसूरत आंखें थीं। वह लड़की जल्दी जल्दी हर्ष की तरफ ही बढ़ती आ रही थी। वह एक क्षण को त्रसा को देखता रह गया और पहचान गया कि ये वही आंखें हैं
जो उसे पिछले एक हफ्ते से उसे बेचैन किए हुए थी। लेकिन वह कुछ कहता इससे पहले त्रसा ने कहा, आओ माँ, अंदर चलो, मैं पुरानी पर्ची ले आई हूँ, आओ यहाँ बैठो। और ये कहते हुए त्रसा ने अपनी माँ को डॉक्टर शर्मा के सामने वाले चेयर पर बैठा दिया। माँ, हर्ष ने एक बार पलटकर त्रसा को देखा और फिर नेहा को। तो क्या ये इनकी बेटी है? ओ माय गॉड, काश कि मुझे पहले पता होता, तो उस दिन माँ के घुटनों की जानकारी लेते लेते इनकी बेटी की भी डिटेल ले लिया होता। हर्ष मन ही मन बुदबुदाया। उसके कदम बाहर जाते जाते रुक गए। वैसे भी त्रसा को देखने के बाद उसे छोड़कर जाना हर्ष के दिल को मंजूर नहीं था। वह वहीं डॉक्टर शर्मा के केबिन में एक और खड़ा हो गया। उसकी नजर लगातार त्रसा पर ही थी, लेकिन त्रसा उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। तभी अचानक डॉक्टर शर्मा ने हर्ष से कहा, हर्ष। यस सर। हर्ष जैसे नींद से जागा। सुनो, जरा सेकेंड ईयर की स्टूडेंट डॉक्टर वर्षा को मेरे पास भेज दो। यस सर। हर्ष ने आश्चर्य से कहा, डॉक्टर वर्षा को मेरे पास भेज दो। डॉक्टर शर्मा ने दोबारा अपनी बात दोहराई। ओके सर, ओके, मैं समझ गया। और ये कहते हुए हर्ष तेजी से उनके केबिन से बाहर निकल गया। ओह माय गॉड, बच गया हर्ष बेटा। तेरा ध्यान किधर है? अभी डॉक्टर शर्मा को गुस्सा आ जाता तो सबके सामने अच्छे से तेरी बैंड बजाते। ये कहता हुआ हर्ष भागते हुए कॉलेज की तरफ गया और सेकेंड ईयर की डॉक्टर वर्षा को खोजने लगा। लेकिन डॉक्टर वर्षा उस समय प्रैक्टिकल रूम में थी। हर्ष परेशान हो गया। अगर वह बिना वर्षा को लिए वापस जाता है तो उसे शर्मा सर की डांट पड़ेगी, और अगर नहीं जाता है तो उस लड़की से भी बात नहीं कर पाएगा। वह खड़ा होकर सोचने लगा, अब क्या करूं, हे भगवान। इसी समय डॉक्टर शर्मा को वर्षा की याद आनी थी। थोड़ी देर और रुक गए होते तो मैं कम से कम उस लड़की से दो बातें ही कर लिया होता, और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी माँ की बीमारी के बहाने ही सही। वह वहीं रूम के बाहर खड़ा खड़ा सोचने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर वर्षा आई तो वह उन्हें लेकर जल्दी जल्दी भागते हुए डॉक्टर शर्मा के केबिन में गया। लेकिन तब तक त्रसा अपनी माँ को लेकर जा चुकी थी। हर्ष अफसोस करते हुए वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। हर्ष कुछ देर वहीं खामोश सा बैठा रहा। उसे उस लड़की से मिलकर भी नहीं मिल पाने का बहुत अफसोस हो रहा था। अनेक सवाल उसके मन में आते जाते रहे, लेकिन उनका जवाब खुद हर्ष के पास भी नहीं था। आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ? क्यों मैं उससे बात करना चाहता हूँ? आखिर क्यों? आखिर क्यों? हर्ष बार बार खुद से ही सवाल पूछता, इसका जवाब खोजने की कोशिश करता। और भी तो बहुत सी लड़कियां इस कॉलेज में हैं, लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। कितनी ही लड़कियां मेरी दोस्त हैं। बचपन से ही मैं कोएड में पढ़ा हूँ। कितनी ही बार मेरे ग्रुप में सिर्फ लड़कियां ही हुआ करती थीं, लेकिन ये कशिश तो मैंने कभी महसूस नहीं की। इस कॉलेज में भी तो पढ़ते हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये खिंचाव कभी महसूस नहीं किया। फिर इस लड़की की आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ शायद। हर्ष मन ही मन बुदबुदाया, और एक पल को उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। क्या हुआ हर्ष? अकेले बैठे बैठे क्यों मुस्कुरा रहे हो? किसे याद कर रहे हो? अचानक वर्षा हर्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। हर्ष ने झटके से अपनी आंखें खोली और वह खड़ा होते हुए बोला, क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अकेले बैठे क्यों मुस्कुरा रहे थे? वर्षा ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही एक चुटकुला याद आ गया। हर्ष ने बात को संभालने की कोशिश की। अच्छा कमाल है भाई, हॉस्पिटल में आकर और मेडिकल की पढ़ाई करते हुए इतनी टेंशन के बीच तुम्हें जोक्स याद आ रहे हैं। थोड़ा टेंशन फ्री लाइफ मुझे भी दे दो यार। वर्षा ने वैसे ही उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, जोक्स सुनना है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, अगर तुम सुनाओ तो। बिल्कुल नहीं, चुपचाप चलकर क्लास अटेंड करो, खुद ही प्रोफेसर अच्छे अच्छे जोक्स सुना देंगे तुम्हें। हर्ष ऐसा बोलते हुए उठकर खड़ा हो गया। बस मिल गया क्लास का बहाना। अरे प्रोफेसर के जोक्स तो हम लोग रोज ही सुनते हैं, कभी मेरे साथ भी बैठकर 2-4 बातें कर लिया करो, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। वर्षा ने उसे देखते हुए कहा। लेकिन हर्ष मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वह जानता था कि अगर उसने वर्षा को ज्यादा लिफ्ट दी तो आज दोपहर के लंच से लेकर के शाम तक घूमने तक का पूरा प्लान वो उसके साथ ही सेट कर देगी। और अभी हर्ष किसी से बात करने के मूड में नहीं था। उसे थोड़ा अकेलापन चाहिए था, खुद को समझने के लिए, अपने दिल को समझने के लिए, और अपने दिल में उठती हुई उन आवाजों को सुनने के लिए जो उसे उस लड़की की तरफ धकेल रही थी। वो आज पूरे दिन बेचैन रहा। उसका पढ़ने में भी मन नहीं लगा। शाम होते होते वह हॉस्पिटल से बाहर घूमने निकल गया। उसका दिल बहुत बेचैन था।
यूं ही कुछ देर रास्तों पर घूमते हुए हर्ष चलता जा रहा था। आज उसे यूं ही अकेले घूमना भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अकेले होने के कारण वह आराम से उस लड़की के बारे में सोच सकता था, उसकी आंखों के बारे में और उन आंखों की कशिश के बारे में जो हर्ष को उसकी तरफ खींचे जा रही थी। ये अकेलेपन की आजादी उसे हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वहां तो वह या तो मरीजों से घिरा रहता था या फिर अपने दोस्तों से, और दोस्त दोस्त भी ऐसे जो उसे एक सेकंड चुप ही ना रहने देते, इतनी बकबक करते, खुद भी बोलते और हर बात में हर्ष की राय भी लेते। हर्ष कितना सोचता कि वह थोड़ा अपने दिमाग को स्थिर कर ले, लेकिन दोस्तों के बीच ये संभव नहीं था। वह काफी देर तक उस लड़की के बारे में सोचता रहा कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, वह क्या करती है, कहाँ रहती होगी, किस कॉलेज में पढ़ती होगी। और सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में ये बात आई। उसने नोटिस किया कि वो लड़की हर सोमवार को ही अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने ले आती है। इसका मतलब कि वो अगले सोमवार को भी जरूर आएगी। वह फिर तो बात बन जाएगी। मैं अगले सोमवार उसके आने से पहले ही डॉक्टर शर्मा के केबिन में पहुंच जाऊंगा, और इस बार तो मैं उससे बात करके रहूंगा। और ये सोचते ही हर्ष का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसके पास त्रसा से मिलने का एक अच्छा बहाना था। बस अब इंतजार था तो अगले सोमवार का। हर्ष बेसब्री से आने वाले सोमवार का इंतजार करने लगा। एक एक पल उसके लिए बरसों के समान बीत रहा था। हर्ष ने मन ही मन पूरा प्लान बना लिया था कि वह उस लड़की से बात करेगा, और क्या बातें करेगा। दूसरे दिन हर्ष खुश होते हुए कॉलेज पहुंचा। एक एक दिन जैसे बीत रहे थे, हर्ष की खुशियां भी उसके करीब आ रही थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन वह जैसे ही क्लास में पहुंचा, उसके प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा क्लास में पहुंच गए और उन्होंने कहा, स्टूडेंट, कॉलेज अथॉरिटी ने निर्णय किया है कि अगले सोमवार से तुम लोगों की प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिए जाएं, इसलिए तुम लोगों को हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने प्रोजेक्ट बनाकर फाइल सबमिट करो। ये सुनते ही हर्ष के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसका सारा प्लान चौपट हो गया। उसने कितने ही सपने संजो रखे थे, लेकिन सब धुएं की तरह उड़ गए। मन मारकर हर्ष प्रोजेक्ट की फाइल बनाने में जुट गया। सोमवार के दिन उसके कॉलेज में प्रैक्टिकल शुरू हो गए। हर्ष ने लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी वह मेडिसिन डिपार्टमेंट में नहीं जा पाया। वह मन मारकर रह गया। न जाने कितने ही सोमवार आए और गए। हर्ष कभी हॉस्पिटल जा पाता, कभी नहीं जा पाता। कभी ऐसा भी होता कि हर्ष हॉस्पिटल तो जाता, लेकिन त्रसा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। और कभी ऐसा भी होता कि त्रसा अपनी माँ को लेकर निकलने को होती। उस समय हर्ष हॉस्पिटल में प्रवेश करता, और जिस दिन ऐसा होता उस दिन एक बार ही सही, लेकिन हर्ष के चेहरे पर खुशी आ जाती। वह बस उसी एक लम्हे का सोचकर पूरा दिन गुजार देता कि कम से कम आज उसने उसे देख तो लिया। और फिर वह अगले सोमवार का इंतजार करने लगता। ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। एक एक दिन बस इंतजार में ही गुजरते जा रहे थे। हर्ष की कोशिश होती कि वह सोमवार को पेशेंट के आने से पहले ही हॉस्पिटल पहुंच जाए। हर्ष ऐसा जानबूझकर करता, क्योंकि वह बस एक मौका खोज रहा था त्रसा से बात करने का, लेकिन हॉस्पिटल की भीड़ में ये मुमकिन नहीं था। कभी हर्ष अपने क्लास के लेक्चर को खत्म करके जल्दी जल्दी भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता, और वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगता। और अगर इत्तेफाक से उसे त्रसा दिख जाती तो फिर तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। लेकिन ये लुका छिपी अब लंबी हो चली थी। पिछले 2 महीनों से हर्ष सिर्फ 4 बार ही त्रसा को देख पाया था। वह भी कभी डॉक्टर के केबिन में जाते हुए या कभी दवा लेकर निकलते हुए। अक्सर ऐसा होता था कि त्रसा अपनी माँ को हॉस्पिटल छोड़कर बाहर से ही निकल जाती। उस कंडीशन में हर्ष त्रसा से तो नहीं मिल पाता था, लेकिन हाँ, उसकी माँ से उसकी जरूर बात हो जाती, और वह त्रसा की माँ से बात करके ही उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता। लेकिन इसमें एक खतरा ये था कि वह क्या कहकर उनसे बात करे। कभी कभी हर्ष जानबूझकर त्रसा की माँ से बातचीत करता कि बातों ही बातों में वह अपनी बेटी का जिक्र छेड़ दें, लेकिन त्रसा की माँ हर्ष से सिर्फ अपनी बीमारी के ही बारे में बात करती। हालांकि हर्ष अब तक त्रसा से मिल नहीं पाया था, लेकिन उसकी माँ से बात करते करते धीरे धीरे वह त्रसा को भी समझने लगा था। उसके दिल में ये ख्याल बसने लगा था कि जैसी माँ है वैसी ही तो बेटी भी होगी। पर अगर नहीं हुई तो? अचानक उसके दिल में ये ख्याल आया, अगर वह अपनी माँ जैसी नहीं हुई तो तब मैं क्या करूंगा? लेकिन फिर भी उसने ये सोच कर इन
ख्यालों को झटक दिया। तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मुझे पॉजिटिव ही सोचना होगा। इसी उधेड़ बुन में खोया हुआ हर्ष आज भी जल्दी जल्दी भागकर हॉस्पिटल पहुंच गया। आज उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, आज वह त्रसा के साथ बात करके रहेगा। और ये सोचकर हर्ष हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी डॉक्टर के केबिन में न जाकर पेशेंट वाले एरिया में बैठ गया और लगातार गेट की तरफ देखने लगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी त्रसा नहीं आई। हर्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी वह उठकर डॉक्टर के पास भी चला जाता और कभी बाहर आकर एक चक्कर लगा जाता। अचानक उसे त्रसा की माँ आते हुए दिखाई दी, लेकिन उनके साथ त्रसा नहीं थी। हर्ष का मन मायूस हो गया। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसने सोचा भी था कि आज ही त्रसा न आएगी, आज ही, जबकि आज वह त्रसा से बात करने का अपना पूरा मन बना कर आया था। वह बहाने बनाता हुआ नेहा के पास पहुंचा और उससे पूछा, माँ जी, घुटनों का दर्द कैसा है आपका? ठीक है बेटा, अब तो काफी आराम है। लेकिन आज भी आप अकेले आ गईं। मैंने आपको मना किया था ना कि अकेले ना आया करिए, किसी के साथ आया करिए। हाँ बेटा, सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती और बेटी है तो उसे भी तो कॉलेज जाना है। वह मुझे गेट पर छोड़कर चली गई। चली गई, ये शब्द हर्ष के दिल में तीर की तरह लगा। गेट से छोड़कर चली गई, अंदर नहीं आ सकती थी, उसने अपने मन ही मन कहा और वापस डॉक्टर शर्मा के केबिन में जाने के लिए मुड़ गया। आज उसे बहुत ही निराशा हुई थी। उसका मन बहुत उदास हो गया। ना तो उसका आज हॉस्पिटल में मन लगा और न ही किसी काम में। लेकिन आज एक बात अजीब हुई। आज हर्ष को पक्का यकीन हो गया कि हाँ, वह त्रसा के प्यार में है। कोई बात नहीं, प्यार में तो इंतजार करना ही पड़ता है। मैं भी कर लूंगा, आखिर कभी तो मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। हर्ष ने मन ही मन कहा और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। लेकिन हर्ष का इंतजार हफ्तों से होता हुआ महीनों में बदल गया। पिछले एक महीने से नेहा अकेले ही डॉक्टर शर्मा के पास आ रही थी। त्रसा कभी भी उनके साथ नहीं होती। हर्ष हर सोमवार सारी पढ़ाई छोड़कर भागता हुआ हॉस्पिटल आता और 12 बजे तक लगातार हॉस्पिटल में वह त्रसा का इंतजार करता रहता। लेकिन त्रसा कभी दिखाई नहीं दी। ऐसे त्रसा का अचानक गायब हो जाना हर्ष के लिए बहुत टेंशन देने वाला था। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तो उसने किसी को पसंद किया था और वह उससे कुछ बात भी ना कर पाया और वह मिलने से पहले उससे दूर भी हो गई। धीरे धीरे हर्ष का सेकेंड ईयर सेमेस्टर खत्म हो गया। हर्ष अब थर्ड ईयर में आ गया, एक शानदार सफलता और खूबसूरत यादों के साथ। कल तक हर्ष के जिम्मे पढ़ाई, क्लास और प्रैक्टिकल था, लेकिन अब वह सीनियर स्टूडेंट था। अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। अब उसे पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल में जाकर सीनियर डॉक्टर के साथ रहना पड़ता था। ये उनकी पढ़ाई का ही एक हिस्सा था। अब वह और उसके साथ के स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल में भी जाते थे। उन लोगों का काफी समय सीनियर डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में ही बीत जाता था। हर्ष बहुत खुश था जब जूनियर डॉक्टर उसे दिन भर सर सर कहते और उसके आते ही अपनी चेयर छोड़कर खड़े हो जाते। उस समय हर्ष को बहुत सुकून मिलता। वह मन ही मन खुश होते हुए कहता, असली डॉक्टर वाली फीलिंग तो अब आ रही है। अभी तक तो लगता था बस पढ़ते जाओ और दिन भर अपने कॉलेज के सीनियर्स की जी हुजूरी करो। कभी कभी सीनियर्स डॉक्टर की अनुपस्थिति में उसके बैच को मरीजों को देखने जाना पड़ता। उस समय हर्ष बहुत ही सचेत रहता और मरीजों से पूरी जानकारी लेने के बाद ही उन्हें दवा देता था। वह ज्यादातर कोशिश करता है कि किसी अन्य डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवा दे। ये हर्ष के लिए बहुत ही अनोखा और नया अनुभव था। ऐसा नहीं था, हर्ष का इन सब चीजों से कभी सामना नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर बना था तो ये जिम्मेदारियां तो उसे उठानी ही थी। लेकिन ये एक रोमांचकारी जिम्मेदारी थी और हर्ष खुशी खुशी उसके लिए तैयार हो जाता। सीनियर डॉक्टर ज्यादातर अपने जूनियर्स को अपने सामने बैठाकर मरीजों की डिटेल लिखवाते, जिससे कि वह पढ़ाई के साथ साथ मरीजों को देखने का अनुभव भी प्राप्त करें। बहुत बार किसी मरीज को देखते समय वह अपने जूनियर से उसकी बीमारी के बारे में बताकर दवा का नाम पूछते। उस समय सारे जूनियर डॉक्टर जल्दी जल्दी अपनी किताबों के पन्ने पलटने लगते और इस चक्कर में और लोगों को डांट भी पड़ जाती। डॉक्टर शर्मा अक्सर कहते हैं कि तुम लोगों को बीमारी के साथ साथ उनकी दवाई मुंह जबानी याद हो जानी चाहिए। हर्ष अक्सर ही डॉक्टर शर्मा के साथ रहता। इसके पीछे उसका ये भी सोचना था कि चलो इसी बहाने क्या पता कभी उस लड़की से मुलाकात हो जाए। शायद कभी डॉक्टर शर्मा अपने केबिन में ना रहें और उनकी जगह मैं ही बैठा रहूं और अचानक से वो अजनबी हसीना मेरे सामने आ जाए।
हर्ष अपने सुहावने सपनों को सोचकर खुद ही खुश हो जाता। इसी बीच कॉलेज में एक नए बैच का आना शुरू हो गया। नया बैच मतलब सीनियर्स के लिए मस्ती का एक और साधन, अपने जूनियर्स को परेशान करना, उन्हें डांटना डपटना और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ठहाके लगाना। ये हर मेडिकल कॉलेज में आम बात है। जूनियर्स के लिए पहले ही नियम बना दिए जाते थे और अगर किसी जूनियर ने इस नियम को तोड़ा तो फिर सीनियरिटी झाड़ना शुरू। हर्ष और उसके साथी कभी कभी कॉलेज के गेट के पास खड़े हो जाते और नए बैच के स्टूडेंट पर दादागिरी भी दिखाते, जैसा कि हर कॉलेज का रूल होता है। नया बैच सर झुकाकर, छोटे छोटे बाल करके और बिल्कुल शालीनता से कॉलेज में प्रवेश करेगा। लड़कियां सूट पहनकर और बालों को अच्छे से तेल लगाकर व ब्रश करके आएंगी। ये काम हर किसी ने किया था और इस बैच के लिए भी नियम बना दिया गया था। फर्स्ट ईयर के बच्चे रैगिंग के डर से शांति से कॉलेज में प्रवेश करते हैं। दर्द उनके चेहरे से ही झलकता रहता कि क्या पता कब उनसे कोई गलती हो जाए और वह सीनियर के डांट का शिकार बन जाए। मेडिकल कॉलेज में ये दादागिरी और चलती है। फर्स्ट ईयर का पूरा ग्रुप लगभग एक साथ ही रहता। ग्रुप से दूर हटने पर रैगिंग हो जाने का खतरा भी था। हालांकि अब सरकार ने रैगिंग पर काफी कड़े नियम बना दिए हैं और अगर कोई स्टूडेंट रैगिंग करते हुए पकड़ा जाता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाने का नियम बन गया है। लेकिन फिर भी चोरी छिपे सीनियर्स अपने जूनियर डॉक्टर पर टॉर्चर करते ही रहते थे, लेकिन बस कुछ दिनों तक, क्योंकि रैगिंग होती भी इसलिए है ताकि जूनियर्स को भी पता चल जाए कि उन्हें सीनियर्स के साथ कैसा व्यवहार करना है। इससे उनके मन में सीनियर के प्रति रिस्पेक्ट भी बढ़ता है और कॉलेज में एक सद्भावना का माहौल भी रहता है। और फिर समय होता था फ्रेशर पार्टी का, जब सीनियर मिलकर अपने जूनियर डॉक्टर्स को उनके कॉलेज में आने के लिए पार्टी रखते थे। इस बार फ्रेशर पार्टी देने की जिम्मेदारी हर्ष के बैच को दी गई थी और हर्ष इसमें जी जान से जुटा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि पार्टी में कोई कमी रह जाए। हालांकि इस बीच उसे कई बार त्रसा की याद आई और गई। कई बार पार्टी की तैयारियों के बीच में से समय निकालकर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता, लेकिन निराशा ही उसके हाथ लगती और वह मायूस होकर वापस आ जाता। हर्ष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारे इंतजाम बहुत ही कायदे से किए थे और उनकी पार्टी बहुत ही शानदार रही। सारे स्टाफ ने उनकी पार्टी की बहुत तारीफ की और जूनियर्स भी बहुत खुश हो गए। शुरू के कुछ दिन तो जूनियर के लिए डर से भरे हुए थे। सीनियर द्वारा ऐसी पार्टी मिलने के बाद उनके मन से डर जाता रहा। अब वह लोग निसंकोच होकर पूरे हॉस्पिटल में घूम सकते थे और किसी से भी बातें कर सकते थे। अब शुरू में जो उनके लिए नियम थे उनमें उन्हें थोड़ी सी छूट मिल गई थी, लेकिन उन्हें रहना अभी भी नियम से ही पड़ता था। शुरू में तो जो बच्चे कॉलेज के बाद अपने अपने पीजी में चले जाते थे उनके लिए तो गनीमत थी, लेकिन जो कॉलेज के हॉस्टल में रहते उनके तो सिर पर तलवार लटकती रहती थी। दिन के बाद रात में भी उन्हें सीनियर के आगे दबकर ही रहना पड़ता था। अब उनके लिए काफी आराम हो गया था। अब प्रेशर पार्टी के बाद सीनियर उन्हें डांटने के बजाय उनके साथ प्रेम से पेश आने लगे थे। प्रेशर पार्टी खत्म होने के बाद अब कॉलेज पहले की रूटीन की तरह चलने लगा था। सभी जूनियर बहुत खुश थे क्योंकि एक तो उन लोगों को इतने अच्छे से वेलकम किया गया और दूसरे अब उन्हें थोड़ी सी आजादी मिल गई थी। आजादी कॉलेज के कैंप्स में फ्री होकर घूमने की। लेकिन अभी भी सारे जूनियर के लिए नियम वैसे ही थे। अभी भी उन्हें वैसे ही कॉलेज जाना होता था जैसे वे पहले दिन आए थे। और अपने कॉलेज के नियम का सबसे ज्यादा अगर कोई पालन करता था तो वह थी त्रसा। उसने भी इस साल इसी होम्योपैथिक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। त्रसा पिछले एक साल से मेडिकल में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक प्रयास के बाद जब उसका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो उसने बीएससी में एडमिशन ले लिया और साथ साथ अपने मेडिकल की कोचिंग जारी रखी। लेकिन दूसरे प्रयास में उसे सफलता मिल गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके नाम के आगे डॉक्टर शब्द जुड़ गया था। जो सपना उसने बचपन से ही देखा था वह सच हो गया था। अब वह त्रसा से डॉक्टर त्रसा बन गई थी और दूसरा उसे हॉस्पिटल भी बिल्कुल घर के पास मिल गया था, जिससे वो आराम से अपने घर आ जा सकती थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज में न्यू ईयर के बैच के कड़े नियमों को देखते हुए शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई। वो अपने सीनियर से इतना डरती थी कि डर के मारे अपने पूरे क्लास में सबसे ज्यादा तेल उसी के बालों में लगा हुआ मिलता। अरे बस कर बेटा, आधी सीसी का तेल तूने सिर्फ 10 दिन में खत्म कर दिया। अचानक त्रसा की माँ चिल्लाती हुई बोली, क्या माँ, अब तुम्हें बालों में तेल लगाने से भी दिक्कत हो रही है? पहले तेल नहीं लगाती थी तब डांटती थी, अब लगाती हूँ तो डांट रही हो।
अरे बेटा, मैं डांट नहीं रही, मैं तुझे समझा रही हूँ। तुमने अपने आप को इतना चिपकू क्यों बना रखा है? अपना चेहरा देखा है आईने में? इतने ज्यादा चुपड़े हुए तेल और ऊपर से चश्मा। अरे कभी कभी तो मैं ही तुझे नहीं पहचान पाती हूँ। तूने अपने आप को ऐसा क्यों बना रखा है? अब तुम्हें क्या बताऊं माँ, हम लोगों को कितने कायदे से जाना पड़ता है। एक बाल भी हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए, और चोटी बनाकर आना है, कॉलेज में सर झुकाकर चलना है, और दिन भर सबको सर सर और मैम बोलो। तुम्हें क्या पता कितनी दिक्कत होती है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। ठीक तो है, कम से कम इसी बहाने तूने थोड़ा सा तेल तो सिर में लगा लिया, नहीं तो बाल एकदम खराब हुए जा रहे थे। कितना भी मैं कहती, लेकिन तुझे सुनाई नहीं देता था। मैं तो बहुत खुश हूँ, भगवान भला करे तेरे सीनियर्स का, जो उन लोगों ने तुझे कम से कम सर में तेल लगाना तो सिखा दिया। नेहा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है माँ, तुम तो बस मेरे सीनियर्स की तारीफ करो। और हाँ, जल्दी चलो, नहीं तो मुझे कॉलेज में देर हो गई तो और कुछ भी सीखना पड़ जाएगा सीनियर से। तरसा जल्दी से अपना बैग उठाती हुई बाहर निकली और आकर स्कूटी पर बैठ गई। माँ जल्दी करो, बस 1 मिनट बेटा। अब तुझे क्या जल्दी मची है? अरे हॉस्पिटल के सामने ही तो तेरा कॉलेज है, दौड़ते हुए चली जाना। अब इतना क्यों जल्दी मचाए हुए हो? कहती हुई नेहा भी बाहर आ गई। माँ कॉलेज सामने है तो क्या, लेकिन उसके पहले तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाना है, तुम्हारी पर्ची बनवानी है, उसके बाद ही तो कॉलेज जा पाऊंगी, और आज हम लेट हैं। अच्छा बाबा, अब चलो जल्दी। आ तो गई मैं, तुम्हें तो कभी चैन ना मिलेगा, चाहे 2 कदम पर कॉलेज हो या 10 किलोमीटर पर। फ्रेशर पार्टी से फ्री होकर हर्ष भी अब अपने पुराने रूटीन पर लौट आया था। पुराना रूटीन मतलब उस खूबसूरत आंखों वाली लड़की को देखना, उसकी खोज करना। आज भी वह इसी चक्कर में भागा भागा हॉस्पिटल आ रहा था कि अचानक वह एक जूनियर डॉक्टर से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल पूरी बिखर गई। देखकर नहीं चल सकती, हर्ष ने बहुत ही गुस्से में कहा। वह जूनियर डॉक्टर फर्स्ट ईयर बैच की थी, और अपने सामने सीनियर को देखकर वह सर नीचे करके खड़ी हो गई और बोली, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। क्या सॉरी? सीनियर जूनियर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम लोग के अंदर? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? सॉरी सर, दरअसल क्लास के लिए लेट हो रही थी, इसलिए भागते हुए जा रही थी। हाँ तो क्लास के लिए लेट हो रही थी तो पहले क्लास में जाना चाहिए था ना। यहाँ हॉस्पिटल में क्या करने आई थी? तुम लोग को तो बस मौका मिलना चाहिए घूमने का, थोड़ी सी आजादी मिली नहीं कि इधर उधर घूमना शुरू। पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी? हॉस्पिटल बाद में आना, उसके लिए अभी बहुत समय है। जाओ अपनी क्लास में। यस सर कहती हुई वह लड़की तेजी से अपने क्लास की तरफ भागी। हर्ष ने अपनी फाइल समेटी और भागता हुआ डॉक्टर शर्मा के केबिन में आया, जहां आज उसे नेहा बैठी हुई मिल गई। नेहा को देखते ही हर्ष के चेहरे पर खुशी आ गई, और वह उत्सुकता से डॉक्टर शर्मा के केबिन के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसका मतलब वो आज भी नहीं आई। हर्ष ने अपने मन ही मन कहा, और जो खुशी कुछ देर पहले उसके चेहरे पर आई थी वह गायब हो गई। वहीं एक तरफ खड़ा हो गया। अचानक नेहा की नजर हर्ष पर गई। वो हर्ष को देखकर खुश होते हुए बोली, और बेटा, कितने दिनों बाद दिखाई दिए। हाँ आंटी, हमारे प्रैक्टिकल चल रहे थे, और उसके बाद फिर कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी, उसी में व्यस्त था। अच्छा, नेहा उससे कुछ पूछती उससे पहले ही हर्ष ने पूछ लिया, और आपके पैरों का दर्द कैसा है? अब तो काफी आराम है बेटा, चलिए अच्छी बात है, हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक डॉक्टर शर्मा की नजर हर्ष पर पड़ी। उन्होंने हर्ष को देखते हुए कहा, हर्ष, इनका नाम डायरी में एंट्री करो, और हाँ, कभी कभार तुम भी थोड़ी डायरी एंट्री कर लिया करो। जी सर कहता हुआ हर्ष डायरी लेकर बैठ गया और आने वाले पेशेंट का नाम डायरी में एंट्री करने लगा। नेहा अपनी दवाई लेने के बाद वहां से चली गई। हर्ष चुपचाप वहीं बैठा रहा। एक बार उसने नेहा को जाते हुए देखा, और फिर मन ही मन सोचा, अब यहाँ से जाने का क्या फायदा, यहीं बैठे रहो। अब तो ये आंटी भी चली गई, मतलब कि मैं आज भी इनकी बेटी को नहीं देख पाऊंगा, उसने अपने आप से कहा, और चुप मारकर वहीं बैठा रहा। उसे बैठे बैठे करीब 1 घंटे हो गए। अचानक डॉक्टर शर्मा ने हर्ष से कहा, हर्ष, यू आर ओके? यस सर, आई एम ओके, हर्ष ने घबरा कर कहा। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं, कोई विशेष बात तो नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी देर से लगातार यहाँ बैठे हो, क्या तुम एक बार भी तुम थके नहीं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, थकान तो लग रही थी, लेकिन अब आपका आदेश भी तो मानना है। जब तक आप आदेश नहीं करेंगे मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? डॉक्टर शर्मा हंस पड़े। हो, ये बात तो है। नहीं भाई,
तुम उठ जाओ, दूसरों को भी मौका दो। जाओ, तब तक तुम अपनी कमर सीधी कर लो। ओके सर बोलता हुआ हर्ष उनके केबिन से बाहर आ गया। जब तक हर्ष बाहर आया 12 बज रहे थे। क्लास ओवर हो चुका था। आज हर्ष का मन बहुत बेचैन था। उसने सोचा चलो आज थोड़ा बाहर घूम कर आया जाए, और ये सोचता हुआ वह बाहर निकल गया। और करीब 1 घंटे बाद जब वह पार्किंग एरिया में गया तो वहां उसे ये देखकर गुस्सा आ गया कि जहां उसकी बाइक पार्क होती थी वहां किसी लड़की ने अपनी स्कूटी पार्क कर दी थी। हर्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा, ये न्यू बैच वाले भी ना सीनियर की रिस्पेक्ट तक करनी नहीं आती इन लोगों को। पार्किंग एरिया में कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये तक नहीं पता कि कहाँ किसको गाड़ी पार्क करनी है। इतना बोलने के बाद हर्ष ने पार्किंग वाले को बुलाया और कहा, ये गाड़ी किसकी है? जी सर, एक जूनियर डॉक्टर की है। जिसकी भी हो, उन्हें तो पता नहीं है। वह तो फर्स्ट ईयर के हैं। तुम्हें भी नहीं पता? हर्ष ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें तो पता है ना कि इधर सीनियर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो तुम्हें बताना चाहिए था। उन्हें गाड़ी यहाँ खड़ी करने से मना करना चाहिए था ना। सॉरी सर, दरअसल मैं उस समय यहाँ नहीं था। उसी बीच मैडम ने आकर गाड़ी खड़ी कर दी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आप कहीं और गाड़ी खड़ी कर दें। कहीं और क्यों? यहाँ हमारी पार्किंग है। मैं यहीं गाड़ी खड़ा करूंगा। लाइए सर, आप चाबी मुझे दीजिए। मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। हर्ष ने उसे घूर कर देखा और बोला, क्यों नहीं, मेरी गाड़ी पार्क कर दो और उसके बाद चाबी लेकर गायब हो जाना। अरे तुम लोग यहाँ पर सही से अपनी ड्यूटी करते तो फिर ऐसी नौबती क्यों आती? रहने दो, मैं अपनी गाड़ी खुद ही खड़ी कर लूंगा। और ये कहकर हर्ष बड़बड़ाते हुए अपनी बाइक दूसरी जगह पर खड़ी करके चला गया। आज उसका मूड बहुत अपसेट था। सुबह सुबह हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर से टकरा गया, और जब तक केबिन में पहुंचा उसे त्रसा भी नहीं दिखाई दी। और इधर बाइक को लेकर बवाल हो गया। उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह चुपचाप हॉस्टल चला गया और जाकर अपने कमरे में आराम करने लगा। अगले दिन हर्ष को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। वह कॉलेज से छुट्टी लेकर निकल गया। उसे आते आते 11 बज गया। गर्मी के दिन, ऊपर से बाइक का सफर। उफ, इतनी गर्मी, जैसे लग रहा है पूरा खून उबल जाएगा। मन ही मन बोलते हुए हर्ष पसीने से लथपथ पार्किंग एरिया में पहुंचा। लेकिन यहाँ पहुंचते ही सचमुच में उसका खून उबलने लगा। वह एकदम गुस्से से भर गया। आज फिर उसकी बाइक की जगह पर वही स्कूटी खड़ी थी। हर्ष ने गुस्से से उस पार्किंग वाले को देखा। पार्किंग वाला हर्ष को देखते ही समझ गया कि आज तो बस मेरी छुट्टी ही है। वह भागता हुआ आया और बोला, सर अभी 2 मिनट, हटा देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है स्कूटी को हटाने की। हर्ष ने गुस्से से पार्किंग वाले से कहा, और वह वहीं उसके बगल में अपनी बाइक खड़ी करके बैठ गया। आज तो मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं रह गई इन लोगों में। हम लोग कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं, तो इसका क्या मतलब? तुम लोग सर पर चढ़कर नाचोगे। वह मन ही मन उस लड़की को डांटने की पूरी भूमिका बनाने लगा। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद जब क्लास ओवर हुआ, एक लड़की वहां आई, और जैसे ही उसने अपनी स्कूटी में चाबी लगाकर उसे स्टार्ट करना चाहा, हर्ष ने आगे बढ़कर उसकी स्कूटी से चाबी निकाल लिया। उस लड़की ने पलटकर हर्ष को देखा, और सामने एक सीनियर को देखते ही वह स्कूटी से उतरकर खड़ी हो गई और बोली, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, हर्ष ने वैसे ही कड़े लहजे में कहा। किस ईयर की हो तुम? फर्स्ट ईयर सर। क्या नाम है तुम्हारा? त्रसा। त्रसा मालवीय सर। त्रसा ने डरते हुए कहा, मिस त्रसा, तुम्हें पता है कि नहीं कि इस रो में थर्ड ईयर की गाड़ी पार्क होती है? रोज अपनी स्कूटी यहीं लाकर पार्क कर देती हो। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। अपने सामने एक सीनियर को देखकर त्रसा सिर नीचे करके खड़ी रही। उसके पैर कांपने लगे। वह मन ही मन डर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, प्लीज प्लीज मुझे इस बार बचा लो। आगे से ऐसी गलती कभी भूल कर भी नहीं करूंगी। कहीं ये सीनियर मेरी रैगिंग न करने लगे। पहले ही दिन से ही त्रसा सीनियर से बचती आ रही थी। वह हमेशा छुप छुप कर रहती और कॉलेज में अक्सर करके अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ ही रहती। उसे रैगिंग से बहुत डर लगता था। वह सीनियर के बताए हुए सारे रूल्स भी फॉलो करती रहती और हमेशा सिर में तेल लगाकर और सर नीचा करके ही कॉलेज आती जाती। लेकिन आज इस वक्त वह इतनी बुरी तरह फंस जाएगी, उसने सोचा भी नहीं था। वह चुपचाप अपना सर नीचे किए खड़ी रही और बार बार अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है। हर्ष ने कुछ देर तक उसको ध्यान से देखा और फिर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुमको पहले भी कहीं देखा है। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तुम वही हो ना जो कल मुझसे टकराई थी और मेरी पूरी फाइल बिखेर दी थी? नहीं सर,
वह दरअसल गलती से हो गया। मैंने आपसे बताया था ना, मेरे क्लास का टाइम हो रहा था। सॉरी सर, मैं उसके लिए एक बार फिर आपसे माफी मांगती हूँ। त्रिशा ने घबराते हुए कहा। उसने सपने में भी ना सोचा था कि एक झटके में ही देखकर इस डॉक्टर को उसकी सूरत याद हो जाएगी। पर हर्ष उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने वैसे ही कड़े शब्दों में कहा, देखो, अब तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, और डॉक्टर का मतलब ही होता है जिम्मेदार। तो डॉक्टर बनने से पहले जिम्मेदार बनो, समझे? कॉलेज में कैसे आना है, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, सीनियर के साथ कैसे बात करनी है, कैसे चलना है, वगैरह वगैरह, समझी? और अगर नहीं समझ में आता है तो बोलो, अपने क्लास की लड़कियों को भेजकर तुम्हें अच्छे से समझा दूं। तिरसा हर्ष की बात का मतलब समझ गई। क्लास की लड़कियों द्वारा समझाने का मतलब रैगिंग था, और वो रैगिंग के नाम से डरकर कांपने लगी और बोली, सॉरी सर, सॉरी, माफ कर दीजिए, अब आगे से गलती नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। हर्ष ने गुस्से से कहा, चलो हटाओ अपनी स्कूटी यहाँ से, और आज के बाद कभी स्कूटी यहाँ पर खड़ी मत करना, समझी? जी सर। तिरसा चुपचाप सर झुकाए खड़ी रही। फिर हर्ष ने बोला, जाओ यहाँ से और अपनी स्कूटी भी ले जाओ जल्दी। तिरसा ने भागते हुए अपनी स्कूटी स्टार्ट की और उसे ले जाकर फर्स्ट ईयर की लाइन में खड़ी कर दी और भागती हुई क्लास में चली गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। डर के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद जब वह कुछ संयत हुई तो धीरे से उठी और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए पार्किंग में आई और अपनी स्कूटी लेकर घर की तरफ चल दी। आज त्रसा एक नए एहसास से रूबरू हुई थी। इतना डर उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था, और उसके दिल में हर्ष के लिए विलन जैसी जगह बन गई थी। पूरे रास्ते त्रसा ने कैसे तैसे अपने आप को, अपने आंसुओं को काबू में किए हुए थी। घर पहुंचते ही उसने स्कूटी खड़ी की और जल्दी से भागकर अपने कमरे में आई और अपना बैग फेंक कर रोने लगी। अचानक से कॉलेज से आकर उसे ऐसे रोता देखकर उसकी मां नेहा डर गई। उसका मन तमाम तरह की आशंकाओं से भर उठा। वह धीरे धीरे चलती हुई नेहा के कमरे में आई और उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? लेकिन डर और घबराहट और तनाव की वजह से त्रसा की तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी। ये देखकर नेहा और घबरा गई। उसने जल्दी से त्रसा को पानी पीने के लिए दिया, लेकिन त्रसा ने हाथ के इशारे से अपनी माँ को रोक दिया। नेहा ने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटा थोड़ा सा पानी पी लो, और जबरदस्ती 2 घूंट पानी त्रसा को पिला दिया। फिर वह उसके पास बैठती हुई बोली, अब बताओ क्या बात है, क्यों ऐसे बुरी तरह रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? पानी पीने से त्रसा कुछ संयत हुई। उसने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर पूरी बात अपनी माँ से बताई। त्रसा की बातें सुनते ही नेहा हंसने लगी। अपनी माँ को हंसता हुआ देखकर त्रसा को आश्चर्य हुआ और वह नाराज होते हुए बोली, क्या माँ, आप हंस रही हैं और यहाँ मेरी जान निकली जा रही है? अरे बेटा, मैं हंस नहीं रही, लेकिन क्या करूँ, तेरी बातें इतनी मजेदार हैं कि हंसी आ गई। फिर वह त्रसा की ओर देखती हुई बोली, बेटा कॉलेज में ऐसा होता ही है, वहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी ज्यादा चलती है। ये तुम्हारा स्कूल थोड़े ना है कि सब बच्चे एक समान होंगे। ये एक मेडिकल कॉलेज है, और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब चीजें बहुत महत्व रखती हैं। वहाँ आधा नियम तो सीनियर्स के ही मानने पड़ते हैं। तुम्हें इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल? तुम ख्याल रखने की बात कर रही हो माँ? मैं तो एक एक कदम फूंक फूंक कर चलती हूँ। तुम्हें पता है, आज तक मैंने सर उठाकर किसी को नहीं देखा है। कॉलेज में कितना डर डर कर रहती हूँ मैं, बस इसी डर से कि कहीं किसी सीनियर की नजर में ना आ जाऊं और वह मेरी रैगिंग न करने लगे। नहीं बेटा, अब रैगिंग एक अपराध है, कोई किसी की रैगिंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो तुम इसके खिलाफ कॉलेज में कंप्लेन कर सकती हो। अपने जूनियर के साथ अनुचित व्यवहार करने वाले स्टूडेंट को कॉलेज प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा देता है और उन्हें कॉलेज से भी बाहर निकाला जा सकता है। अब कोई भी ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। नहीं माँ, तुम्हें नहीं पता, कॉलेज में अभी भी चोरी छिपे बहुत से सीनियर हैं जो जूनियर्स को टाइट किए रहते हैं। मैंने देखा है, बहुत बार सारे सीनियर जूनियर्स को बेबात के भी डांटते हैं और अपनी सीनियरिटी झाड़ते रहते हैं। बेटा, झाड़ना एक अलग बात है और रैगिंग करना अलग बात। और फिर उसने तो तुम्हें सिर्फ समझाया है ना, कुछ कहा तो नहीं? नेहा वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ,
तुमने उसके समझाने का अंदाज देखा होता, तब तुम्हें पता चलता। मेरी तो जान पर बनाई थी। ऐसा लग रहा था बस अब हार्ट अटैक आने ही वाला है मुझे। त्रिसा की बात सुनकर नेहा एक बार जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपनी माँ को यूं हंसता देख त्रिसा दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गई और बोली, बस आपको तो मुझ पर हंसने का बहाना चाहिए। यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं, उस लड़के की तरह। त्रिसा को उदास होता देखकर नेहा समझ गई कि त्रिसा के दिल को बहुत गहरी चोट लगी है। वह त्रिसा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, अच्छा छोड़ो, चलो तुम लंच कर लो। मगर त्रिसा अपनी जगह से टस से मस ना हुई। त्रिसा को यूं बैठा देखकर नेहा वापस उसके पास बैठ गई और उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। किसी भी बात को समझकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। बिना वजह किसी बात को दिल से लगाना अच्छी बात नहीं है। अब तुम एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो और कुछ सालों बाद तुम एक डॉक्टर बन जाओगी, तो इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार होना पड़ेगा। सीनियर हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं। अगर तुम्हारा सीनियर तुमसे कुछ कह रहा है तो उस चीज को ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो, क्योंकि बहुत बार जो चीज हमें सही लगती है हो सकता है वह दूसरों की नजर में सही ना हो। तो अगर सामने वाला तुम्हें कुछ समझा रहा है तो उस चीज को समझो। रोने और रूठने से कुछ नहीं होगा, समझी? त्रिसा ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। उसे अपनी माँ की बातें समझ में आ रही थीं। शायद माँ की बात सही थी। डॉक्टर होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। त्रिसा को अपनी माँ के समझाने से बहुत राहत महसूस हुई। उसने अपने दिल से सारे तनाव को झटक दिया और मुस्कुराते हुए उठकर लंच के लिए चल दी। त्रिसा का बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनना। हमेशा से उसने अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में ही देखा था। इसी वजह से उसने बहुत मेहनत से नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया था। मगर एमबीबीएस ना मिल पाने के कारण त्रिसा को होम्योपैथ में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन ये एक इत्तेफाक था कि उसे कॉलेज भी मिला, तो वही जिसमें उसकी माँ अपने चेकअप के लिए जाती थी और जिसमें उसका अनदेखा अनजाना प्यार हर्ष के रूप में हर रोज उसका इंतजार कर रहा था। शायद ये हर्ष के प्यार की ताकत ही थी जो त्रिसा को इस मेडिकल कॉलेज में खींच कर ले आई थी। त्रिसा कई बार माँ के साथ इस कॉलेज में आ चुकी थी और जब भी दोनों माँ बेटी साथ में होती, उसकी माँ कहती, कितना अच्छा होता अगर तुम्हें इसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, फिर तो मुझे दिखाने का भी आराम हो जाता और तुम्हारा आने जाने का भी। और त्रिसा हर बार हंसकर कहती, माँ तुम तो अपने चक्कर में मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर बनाकर छोड़ोगी। लेकिन माँ की बातें सही हो गईं और त्रिसा वास्तव में एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही बन गई। चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर तो डॉक्टर, कहते हुए त्रिसा ने अपने दिमाग से उन सब बातों को झटक दिया और उठकर फ्रेश होने चली गई। लेकिन अब वह आगे के लिए ज्यादा सतर्क हो गई थी। किसी भी अनचाहे खतरे से बचने के लिए उसने अपने आप को बहुत ही सचेत कर लिया था। वह सीनियर्स को देखकर ही बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाती थी। सीनियर्स के आते ही खड़े हो जाना और नजरें जमीन पर रखना, ये सब उसकी आदत में शामिल हो गया था। लेकिन अब इसे त्रिसा की खराब किस्मत कहेंगे या किस्मत कनेक्शन, कि पता नहीं क्यों हर बार त्रिसा हर्ष से ही टकरा जाती थी और हर बार किसी न किसी वजह से उसे डांट पड़ जाती। हर्ष के लिए उसके दिल में एक खौफ पैदा हो गया था। पूरे कॉलेज में हर्ष उसे मिस्टर इंडिया नजर आता, जो कहीं भी कभी भी उसके सामने प्रकट हो जाता। उसे देखते ही त्रिसा से कोई न कोई गलती हो जाती और वह बेवजह डांट खा जाती। कभी कभी प्रोफेसर की अनुपस्थिति में सीनियर स्टूडेंट भी जूनियर की क्लास चले आते थे। उस वक्त त्रिसा की हालत खराब हो जाती। वह चुपचाप अपनी किताब में नजर गड़ाए रखती थी। धीरे धीरे पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो गई थी। अब त्रिसा थोड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन हर्ष के लिए उसके दिल में अभी भी वही फीलिंग थे कि वह एक नंबर का खड़ूस और बोरिंग डॉक्टर है जो बस अपने सीनियरिटी ही झाड़ता रहता है। कभी कभी वह अकेले में बैठकर सोचती, भगवान जाने ये अपने मरीजों के साथ कैसा व्यवहार करेगा जब ये जूनियर के साथ ऐसे व्यवहार करता है। उन्हें देखते ही खाने को दौड़ता है और बात बेबात उनकी गलती निकालकर उन्हें डांटता ही रहता है। और हर्ष अक्सर किसी न किसी बात पर त्रिसा से नाराज हो ही जाता। त्रिसा जब भी अपनी दोस्त मेघना से हर्ष के बारे में चर्चा करती, मेघना जोर से हंसती और कहती, अरे तेरी लड़ाई तो बिल्कुल फिल्मी हीरो हीरोइन वाले हैं, देखना कहीं लड़ते लड़ते प्यार ना हो जाए। और त्रिसा मुंह बनाकर कहती, प्यार और इस खड़ूस से? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें किस्मत का कोई कनेक्शन था? क्या ये हर्ष के प्यार की तड़प थी जो त्रिसा इसी कॉलेज में एडमिशन लेकर आई? क्या ये त्रिसा के दिल में भी एक नया एहसास जगाने की कोई उम्मीद थी जो किस्मत बार बार उन दोनों को सामने ले आ रही थी? क्या वह दोनों कभी इस एहसास को समझ पाएंगे? दिन गुजरते देर नहीं लगता,
लेकिन अगर घड़ियां इंतजार की हों तो बिताया नहीं बीतती। हर्ष का भी यही हाल था। एक एक पल उसके लिए बहुत भारी होता जा रहा था। वह जिन आंखों के आकर्षण में खो चुका था वह जिन आंखों के आकर्षण में खो चुका था, अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। कितने ही सोमवार आते रहे जाते रहे, दिन महीनों में बदलते चला गया, बस कुछ नहीं बदला। तो हर्ष की आदत, हर सोमवार को हॉस्पिटल में जाकर उस लड़की के इंतजार करने की आदत। वह घंटों उसी हॉस्पिटल में बैठा रहता और उसका इंतजार किया करता। और जब भी कभी उसे अपनी पेशेंट नेहा मालवीय आती हुई नजर आती, वह बहुत खुश हो जाता। लेकिन उन्हें अकेला देखते ही उसकी खुशी उसके चेहरे से दूर हो जाती। नेहा तो उसे बहुत बार दिखाई दी, लेकिन उनकी बेटी को दोबारा देखना हर्ष को नसीब ना हुआ। धीरे धीरे 10 महीने बीत गए। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी हर्ष उस लड़की को खोज नहीं पाया। वह बहुत ही उदास हो गया था। बहुत बार उसके दिल में ये ख्याल आता कि छोड़ो, और भी तो बहुत सी लड़कियां हैं। क्या जरूरी है कि उसी के इंतजार में जिंदगी गुजार दूं? और फिर और उसके बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा? और हर्ष अपनी ही बातों को सोचता, खुद से ही प्रश्न पूछता, खुद ही उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करता। उसने कई बार सोचा कि नहीं, अब मुझे इस व्यर्थ के इंतजार को छोड़ देना चाहिए। अब इंतजार करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि पता नहीं वह कौन है, किस कॉलेज में पढ़ती है। और फिर आजकल के जमाने में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी लड़के का बॉयफ्रेंड ना हो। हाँ, यही सही है। अब मैं उसका इंतजार करना बंद ही कर दूंगा। हर्ष ने अपने आप को, अपने मन को बहुत मजबूत किया। उसने सोच लिया, अब किसी भी हालत में अगले सोमवार को तो मैं हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत के आगे किसी का बस नहीं चलता। हर्ष सोमवार के दिन अपने कॉलेज के कैंटीन में बैठा था कि उसके पास से डॉक्टर शर्मा का फोन आया। हेलो डॉक्टर हर्ष, कहाँ हो तुम? उधर से डॉक्टर शर्मा की आवाज आई। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं यही हूँ कैंटीन में। हर्ष ने घबराते हुए कहा, कैंटीन में इतनी सुबह? अच्छा सुनो, आज प्रोफेसर्स की मीटिंग है। मैं मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। सीनियर बैच के सभी स्टूडेंट की हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई गई है। तुम भी जाकर वहाँ अपनी रिपोर्ट करो। जाओ जल्दी मेरे केबिन में पहुँचो। जी सर, अभी 2 मिनट में पहुँचता हूँ, कहते हुए हर्ष ने फोन को पॉकेट के हवाले किया और भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। आज हॉस्पिटल में प्रोफेसर्स की मीटिंग थी और इस वजह से हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सीनियर मेडिकल स्टूडेंट को दे दी गई थी। पूरा हॉस्पिटल मेडिकल स्टूडेंट से ही भर गया था। जूनियर सीनियर सभी मेडिकल स्टूडेंट अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत थे। हर्ष लगभग भागते हुए डॉक्टर शर्मा के केबिन में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसके साथ के 3-4 मेडिकोस उस केबिन में बैठे हुए थे। हर्ष भी वहां जाकर बैठ गया और मरीजों को देखने लगा। उनके जूनियर डॉक्टर इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। मरीजों को क्रमानुसार केबिन में भेजने की जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टर को दी गई थी और उनमें से थी एक त्रसा। त्रसा की ड्यूटी भी डॉक्टर शर्मा वाले केबिन में लगाई गई थी और त्रसा बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम कर रही थी। लेकिन हर्ष को देखते ही त्रसा डर के मारे कांपने लगी और उसे पक्का यकीन हो गया कि अब उससे किसी न किसी काम में जरूर गड़बड़ होगी। उसने बहुत कोशिश की कि हर्ष से दूरी बनाकर ही रखे, इसलिए वो मरीजों को बाहर से केबिन के अंदर भेजने का काम देखने लगी। लेकिन शायद त्रसा की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि डांट तो उसे पड़नी ही थी, सो पड़ी। कारण त्रसा ने एक ही बार में 2 मरीजों को अंदर भेज दिया था। 2 मरीजों को एक साथ अंदर आता देख हर्ष भड़क गया और बोला, आप लोग बारी बारी से आइए। लेकिन साहब, मैडम ने तो हम दोनों के एक साथ अंदर जाने के लिए कहा। उसमें से एक मरीज बोल पड़ा और ये बात सुनते ही हर्ष को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कौन सी मैडम ने तुम दोनों के एक साथ अंदर भेजा? जरा उन्हें बुलाओ तो। उन दोनों में से एक मरीज बाहर गया और त्रिषा को अंदर बुला लाया। डॉक्टर त्रिषा मालवीय, आपने 2 पेशेंट को अंदर आने के लिए कहा था। हर्ष ने त्रिषा को देखते हुए कहा, यस सर, दरअसल ये दोनों मरीज एक ही घर के थे, तो मैंने कहा ठीक है, आप दोनों साथ में चले जाओ। भले ही ये दोनों एक ही घर के थे, लेकिन इन दोनों को अपनी अलग अलग बीमारियां यहाँ दिखानी हैं। आपको ये तो पता होगा ना कि डॉक्टर शर्मा के केबिन में किस बीमारी के पेशेंट आते हैं। यस सर, त्रिषा ने सिर झुकाकर कहा। फिर भी आपने पेट के मरीज को हड्डी वाले डॉक्टर के पास भेज दिया। बताइए, अगर इन्हें गलत दवा दे दी जाती तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी तो हम सीनियर्स पर ही आती ना। सॉरी सर कहते हुए त्रिषा बाहर आ गई। आज उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन सबके सामने वह रो भी नहीं सकती थी। उसने चुपचाप अपना काम खत्म किया, अपने क्लास की तरफ बढ़ गई।
आज पहली बार न जाने क्यों त्रिसा को देखने के बाद हर्ष को थोड़ा अजीब लगा। पहली बार उसे लगा कि नहीं, आखिर इस लड़की की क्या गलती है जो मैं इसे हर बात में यूं ही डांट देता हूँ। देखने में भी अच्छी भली है, बेचारी आज तक कभी मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा होगा। सीधी सादी अच्छे घर की लगती है, यूं ही इसे नहीं डांटना चाहिए था। सच तो ये है कि मैं कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहा हूँ। मैंने मन ही मन सोचा था कि नहीं, अब मैं उस लड़की को याद नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं भागता हुआ हॉस्पिटल चला आया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये उम्मीद थी कि आज सोमवार है और हो सकता है आज वह लड़की अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल आए और मैं उसे देख सकूं। लेकिन वह आज भी नहीं आई और उसके ना आने से जो मेरे अंदर क्रोध हुआ, उसका खामियाजा बेचारी त्रिसा को भुगतना पड़ गया। नहीं हर्ष, ये गलत बात है। तुम्हें बार बार त्रिसा को यूं ही नहीं डांटना चाहिए, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। न जाने कौन सा एहसास था जो हर्ष को त्रिसा की तरफ झुकने पर मजबूर कर रहा था। और ये सोचते हुए हर्ष केबिन से बाहर निकला। वह अपने विचारों में खोया चला जा रहा था कि अचानक उसे त्रिसा दिखाई दी। उसने आवाज देकर त्रिसा को बुलाया। एक बार तो त्रिसा हर्ष को देखकर डर गई, लेकिन क्योंकि वह सीनियर था और उसकी बात को वो अनदेखा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप चलते हुए आकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, यस सर, आपने मुझे बुलाया। हर्ष ने एक बार त्रिसा की तरफ देखा और कहा, देखो त्रिसा, तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, लेकिन तुम गलतियां ही ऐसी करती हो कि तुम्हें डांटना पड़ जाता है। इस वजह से मैं मजबूर हो गया था। त्रिसा ने सर झुकाकर ही कहा, कोई बात नहीं सर, मेरी गलती थी। मुझे एक साथ दो पेशेंट को अंदर नहीं भेजना चाहिए था। आपने तो सही कहा, अगर गलती से कोई गलत दवा किसी पेशेंट को दे दी जाती तो फिर उसके लिए पूरा हॉस्पिटल जिम्मेदार हो जाता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर, मेरी ही गलती थी। नहीं त्रिसा, वैसे तुमने गलती की थी, लेकिन वह इतनी बड़ी नहीं थी कि तुम्हें सबके सामने डांट दिया जाए। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी त्रिसा। त्रिसा को हर्ष की बातें सुनकर अच्छा लगा, पर आज उसे मन ही मन आश्चर्य भी हो रहा था कि आज ये काया पलट कैसे हो गया। रोज रोज मुझे डांटने वाला ये खड़ूस डॉक्टर आज मुझसे इतनी प्रेम से कैसे बातें कर रहा है। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, कहीं ये तूफान के पहले की खामोशी तो नहीं है। लेकिन हर्ष सच में शर्मिंदा था और उसने अपनी उस गलती के लिए ही नहीं, बल्कि पहले की हर गलती के लिए त्रिसा से कई बार माफी मांगी। त्रिसा बहुत खुश हुई, उसे बहुत अच्छा लगा कि चलो, कम से कम इस सीनियर सर को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया और बोली, हे भगवान, ये ऐसे ही रहे तो कितना अच्छा हो। बस अब इसे ऐसा ही बनाए रखना। इसका ये रूप आज मैंने पहली बार देखा है। ये इस रूप में कितना अच्छा लग रहा है कि जैसे इसे देखते ही प्यार हो जाएगा। प्यार, ये शब्द मन में आते ही त्रिसा को अजीब सा लगा। अरे मैं ये क्या सोचने लगी। अचानक ही उसे अपनी दोस्त मेघना की बात याद आ गई और वह मन ही मन हंस पड़ी। हे भगवान, कहीं उसकी बात सच तो नहीं हो जाएगी। कहीं उसने सच तो नहीं कहा था कि लड़ते झगड़ते हमें प्यार तो नहीं हो जाएगा। प्यार और इस खड़ूस से अचानक ही उसके मन में दूसरा विचार आया और वह फिर से खामोश हो गई। बातें करते करते हर्ष और त्रिसा पार्किंग एरिया में पहुंच गए। ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ, मुझे अपनी माँ को लेकर घर भी जाना है। त्रिसा ने हर्ष से कहा, हाँ ठीक है जाओ। कहते हुए हर्ष भी अपनी बाइक की तरफ बढ़ चला। त्रिसा ने अपनी स्कूटी के पास जाकर उसे स्टार्ट किया और उसे लेकर वह बाहर निकलने लगी कि उसी समय हर्ष अपनी बाइक उसके पास ले आया और बोला, त्रिसा, तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। त्रिसा ने सर नीचे किए हुए ही कहा, नो सर, अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ समझ में ना आए तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती हो। ठीक है सर। त्रिसा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस मेघना की बात सही हो रही है। क्या सच में इसका झुकाव मेरी तरफ हो रहा है? क्या सच में ये मुझे पढ़ाई में हेल्प करने वाले हैं या कुछ और बात है? एक अजीब सा एहसास त्रिसा के मन में जन्म लेने लगा था। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी पीछे से त्रिसा की माँ आई और उससे बोली, बेटा, अगर तुम्हारी क्लास ओवर हो गई हो तो चलो ना, मुझे घर छोड़ दो। ये आवाज सुनते ही हर्ष चौंक गया। उसे वह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने पलटकर उधर देखा और सामने नेहा मालवीय को देखते ही वह चौंक गया। बेटा, अचानक हर्ष ने त्रिसा की तरफ देखा। नेहा जी ने त्रिसा को बेटा कहा, मतलब त्रिसा इनकी लड़की है। फिर उसने पलटकर त्रिसा की तरफ देखा। ओ माय गॉड, उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। तो क्या ये इनकी बेटी है? क्या त्रिसा वही लड़की है जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था? अचानक त्रिसा ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, हाँ माँ,
चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, मेरा क्लास ओवर हो चुका है। और ये कहते हुए उसने अपना चश्मा निकालकर अपने मुंह पर मास्क लगाया। अचानक नेहा ने हर्ष को सामने देखा तो उससे बोली, अरे बेटा तुम यहाँ? हाँ आंटी जी, मैं अपनी बैग लेने आया था। अब आपके पैरों का दर्द कैसा है? अब तो बहुत आराम है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद की बेटा। ये मेरी बेटी तिरसा मालवीय, इसने इसी साल इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। तिरसा मालवीय। हर्ष ने आश्चर्य से तिरसा को देखा। तिरसा की माँ ने तिरसा से कहा, और बेटा देखो ये वही डॉक्टर हैं जिनके बारे में मैं तुमसे कहती थी ना, ये बहुत हेल्पफुल हैं। हेल्पफुल? अचानक तिरसा ने हर्ष की तरफ नजर उठाकर देखा। तो क्या ये वही डॉक्टर है जिनकी मेरी माँ अक्सर तारीफ करती थी? हे भगवान, इन्होंने मेरी माँ की कितनी मदद की और मैं इन्हें खड़ूस अकड़ू और न जाने क्या क्या कहती रही। और तिरसा से नजर मिलते ही हर्ष उसे देखता रह गया। चेहरे पर मास्क लगाने के बाद सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वह आंखें जिसने हर्ष का दिल चुरा लिया था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो पिछले 10 महीने से खोज रहा था, वही लड़की उसके कॉलेज में उसकी जूनियर बनकर पढ़ती है और वह रोज उससे लड़ता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। शायद उनके दिल में एक नया एहसास ने जन्म ले लिया था। एक ऐसा एहसास जो बहुत ही सुखद था। हर्ष तिरसा को पाकर बहुत खुश था। आज उसका इंतजार खत्म हो गया था और तिरसा और हर्ष में प्यार हो गया था। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।